हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम कक्षा 12 में भौतिक विज्ञान की पहली इकाई को स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है स्थिर विद्युत। स्थिर विद्युत का मतलब होता है रुका हुआ विद्युत। ऐसा विद्युत जो एक जगह पे रुका हुआ हो उसे हम कहते हैं स्थिर विद्युत। इस यूनिट के अंतर्गत दो अध्याय आएंगे, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और विद्युत विभव तथा धारिता। तो स्थिर विद्युत में दो अध्याय हैं, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, विद्युत विभव तथा धारिता। तो आज की वीडियो में हम पहले अध्याय विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र को शुरू करेंगे। तो चलिए बने रहिए हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि जो विद्युत है, विद्युत जिसे हम घर में कहते हैं बिजली, तो इसी बिजली से हम चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। आपको पता है कि बिजली यदि एक मिनट के लिए भी ना रहे तो हम बेचैन से हो जाते हैं। मतलब कि जो विद्युत है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस चैप्टर को पढ़ना भी हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए इस चैप्टर को बड़े ही ध्यान से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि विद्युत क्या होती है, विद्युत कहाँ से उत्पन्न हुई। तो क्या हुआ कि आज से लगभग 600 ईस्वी वर्ष पूर्व हमारे एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था थेल्स नामक एक यूनानी वैज्ञानिक थे, जिन्होंने क्या किया कि एम्बर की राड को बिल्ली की खाल से, जिसे हम कहते हैं एम्बर क्या होता है, तो एम्बर पूरा बहुत प्राचीन समय में पाए जाने वाले वृक्षों के जो रस होते थे उसे हम कहते थे एम्बर। तो एम्बर की एक राड बनाई गई और इस एम्बर की राड को बिल्ली की खाल से, जिसे हम फर भी कहते हैं, बिल्ली की खाल को फर कहा जाता है, तो एम्बर की राड को फर से रगड़ा गया। तब थेल्स ने क्या देखा कि जो एम्बर की रॉड है, तो एम्बर की रॉड छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी, छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। तब यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी की उत्पत्ति हुई। तो वो कैसे हुई, तो क्या हुआ कि जो एम्बर है, तो एम्बर को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, एम्बर को यूनान की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। और इसी इलेक्ट्रॉन शब्द से उत्पत्ति हुई इलेक्ट्रिसिटी की, और इसी इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी रूपांतरण होता है विद्युत। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि विद्युत शब्द कैसे बना। अब चलिए देखते हैं कि विद्युत क्या है। विद्युत एक ऐसी ऊर्जा होती है, विद्युत एक ऐसी ऊर्जा होती है जिसके माध्यम से हम छोटे छोटे पदार्थों को, हल्के पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। मतलब कि विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हल्के वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न किया जा सकता है, उसे हम विद्युत कहते हैं। जैसे कि आपने अभी देखा था कि जब से हम क्या करते हैं कि जब एम्बर की रॉड को बिल्ली खाल से रगड़ा गया था, तो एम्बर की रॉड छोटे छोटे कणों को अपनी ओर आकर्षित कर लेती थी। जैसे कि आपको पता भी है, आपने दैनिक जीवन में भी यूज किया हुआ है कि जब हम अपने पेन को या कि इस मार्कर को जब हम बाल पे रगड़ते हैं अपने, और इसके बाद हम इसे जमीन से रखते हैं, तो छोटे छोटे कण इसके ऊपर चिपक जाते हैं। इसी को कहते हैं विद्युत। विद्युत के माध्यम से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न किया जा सकता है। मैंने इस बात को लिख दिया है, आप देख सकते हैं कि विद्युत एक ऐसी ऊर्जा है जिसके माध्यम से हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण उत्पन्न किया जा सकता है। ये होता है विद्युत। विद्युत हो गया। अब बात करेंगे हम आवेश की, कि आवेश क्या होता है। तो आवेश जिसे हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, आवेश जिसे हम इंग्लिश में चार्ज कहते हैं, तो आवेश एक ऐसी भौतिक राशि होती है। आवेश जो है एक राशि होती है, आवेश कोई वस्तु नहीं होती, एक भौतिक राशि होती है जो क्या करती है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है तथा इसका अनुभव भी करता है। तो आवेश एक ऐसी भौतिक राशि होती है जिसके माध्यम से विद्युत क्षेत्र और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न किया जा सकता है और इनका अनुभव भी किया जा सकता है। चलिए मैं इस बात को लिखता हूँ। हाँ, तो आवेश एक ऐसी भौतिक राशि होता है, आवेश एक ऐसी भौतिक राशि होता है जिसके माध्यम से विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है तथा इनका अनुभव किया जा सकता है, उसे हम आवेश कहते हैं। तो ये हो गया आवेश। अब देखते हैं आवेश की संकल्पना, आवेश की उत्पत्ति, आवेश की संकल्पना। तो अब हम बात करेंगे आवेश की संकल्पना की। तो इसके लिए हम देखते हैं सोडियम को और क्लोरीन को, हम दो परमाणु लेंगे, एक लेंगे सोडियम और एक लेंगे क्लोरीन। अब जो सोडियम है, सोडियम में क्या पाए जाएंगे, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। ये आपने 11वीं में अच्छे से पढ़ा हुआ है। तो सोडियम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। तो सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और 11 प्रोटॉन है। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 और 1। ये होता है सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 2, 8 और 1।
अब जो सोडियम के बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपना अष्टक पूरा करने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा या फिर 1 इलेक्ट्रॉन को ये दान कर सकता है। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन ना लेकर के 1 इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देता है, 1 इलेक्ट्रॉन को दान कर देता है। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। तो क्या करेगा सोडियम कि जैसे ही सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना दान करेगा, इस पे एक आवेश आएगा। कौन सा आवेश, प्लस का आवेश, +1 इसके पास आवेश आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रोटॉन अभी भी 11 है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जब 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इस पे कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, जिसकी वजह से इस पे एक आवेश आएगा, प्लस आवेश। तो यहाँ से क्या होता है, धनावेश, सोडियम में धनावेश उत्पन्न हो जाता है। अब बात करते हैं क्लोरीन की। तो क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 17। प्रोटॉन कितने होते हैं, 17। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा, 2, 8 और 7। बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो अष्टक पूरा करने के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहेगा। तो क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और क्या बनाएगा, क्लोरीन का ऋणावेश। यहाँ पर क्या आएगा, ऋणावेश। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी प्रोटॉन कितने, 17, लेकिन जैसे ही क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इस पे कौन सा आवेश आएगा, माइनस का आवेश, मतलब कि ऋणावेश। तो इस तरह से आवेश की उत्पत्ति होती है। आवेश क्या होता है कि जब किसी भी पदार्थ से, किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, कोई भी परमाणु अपना इलेक्ट्रॉन दान करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जब हानि होती है, इलेक्ट्रॉन की हानि, तो जब किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, जैसे यहाँ पर हुई इलेक्ट्रॉन, जैसे यहाँ पर हुई इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, जैसे यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, तो कौन सा आवेश उत्पन्न होता है, धनावेश। तो इलेक्ट्रॉन की हानि से धनावेश उत्पन्न होता है। और जब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, इलेक्ट्रॉन बाहर से आता है, तो उस पर ऋणावेश उत्पन्न होता है। तो इस तरह से आवेश की संकल्पना दी जाती है। आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही दी जाती है, कभी भी प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जाती। तो आवेश की संकल्पना जो होती है वो सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर देना संभव नहीं होता। क्यों, क्योंकि जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन का जो द्रव्यमान है, प्रोटॉन का द्रव्यमान वो कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है इलेक्ट्रॉन की। मतलब कि जो प्रोटॉन है वो बहुत ही भारी होता है। इस वजह से आवेश संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जा सकती। और दूसरा क्या होता है कि जो प्रोटॉन है वो नाभिक में पाया जाता है, प्रोटॉन नाभिक में पाया जाता है, जिस वजह से प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में प्रबल नाभिकीय आवेश होता है, प्रबल नाभिकीय आवेश। तो जब भी आपसे कोई पूछता है कि आवेश संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है, प्रोटॉन के आधार पर क्यों नहीं, तो हम क्या बताएंगे कि जो प्रोटॉन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का 1837 गुना होता है। और जो प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में है प्रबल नाभिकीय बल पाया जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन को बाहर निकाला है, फिर अंदर लेना बहुत ही असंभव होता है। इसलिए हमेशा आवेश संकल्पना इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। चलिए मैं इस बात को लिख देता हूँ। हाँ, तो मैंने लिख दिया है कि आवेश की संकल्पना सदैव इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होने से ऋणावेश और इलेक्ट्रॉन की हानि होने से धनावेश उत्पन्न होता है। आवेश की संकल्पना प्रोटॉन के आधार पर नहीं दी जा सकती, क्योंकि जो प्रोटॉन का द्रव्यमान है वो इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का 1837 गुना होता है। और दूसरा कारण क्या है कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में प्रबल नाभिकीय आवेश पाया जाता है, प्रबल नाभिकीय बल पाया जाता है, जिसे तोड़ पाना असंभव है। तो इसी वजह से जो आवेश संकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन के आधार पर दी जाती है। तो ये हमने बात किया आज आवेश की संकल्पना। अब आगे बात करेंगे आवेश के प्रकार की। तो आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश और एक ऋणावेश। अभी हमने बताया कि जब क्या होता है, धनावेश का उत्पन्न होता है इलेक्ट्रॉन के हानि से, और ऋणावेश कब आता है, इलेक्ट्रॉन की वृद्धि से। तो जब किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है तो धनावेश उत्पन्न होता है, और जब भी किसी इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है तो ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो ये आवेश 2 प्रकार का होता है। अब क्या होता है कि जो सजातीय आवेश होते हैं, सजातीय आवेश वो प्रतिकर्षण करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिकर्षण। जबकि
विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं। सजातीय आवेश प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश आकर्षण करते हैं। तो क्या हुआ, इसको दिखाने के लिए एक प्रयोग किया गया। इसमें क्या हुआ कि दो छड़ ली गई, दो कांच की छड़ ली गई, जिन्हें रगड़ने के बाद आपस एक दूसरे के पास में लाया गया। तो क्या करते हैं, एक दूसरे से प्रतिकर्षण करते हैं। जब दो कांच की छड़ों को आपस में लाया गया तो दोनों कांच की छड़ एक दूसरे से प्रतिकर्षण करते हैं, दूर जाती हैं। और ऐसे क्या हुआ कि जब दो प्लास्टिक की छड़ों को आपस में रगड़कर पास में लाया जाता है तो दोनों प्लास्टिक की छड़ें एक दूसरे को फिर से प्रतिकर्षण करती हैं। तो यहाँ पे कांच की छड़ प्रतिकर्षण करती हैं और यहाँ पे प्लास्टिक की छड़ प्रतिकर्षण करती हैं। कांच की छड़ में क्या कौन सा आवेश आता है, प्लस का आवेश, जबकि प्लास्टिक की छड़ पे माइनस का आवेश होता है। फिर इन दोनों छड़ों को आपस में लाया गया। जब कांच की छड़ को और प्लास्टिक की छड़ को आपस में लाया गया तो क्या होता है कि कांच की छड़ और प्लास्टिक की छड़ एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाती हैं। तो इस प्रयोग के आधार पर बताया गया कि जो सजातीय आवेश हैं वो प्रतिकर्षण करते हैं और विजातीय आवेश एक दूसरे की ओर आकर्षण करते हैं। ये हुआ आवेश का प्रकार। अब बात करते हैं हम चालक और अचालक की। तो चालक क्या होता है, तो चालक ऐसी वस्तुएं जिनमें विद्युत प्रवाहित होता है उन्हें हम कहते हैं चालक। ऐसी वस्तुएं जिनमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत करंट प्रवाहित होता है, हम उन्हें चालक कहते हैं। और जबकि जिन वस्तुओं में विद्युत प्रवाहित नहीं होती हम उन्हें कुचालक या फिर विद्युत रोधी कहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने जो मार्कर लिया हुआ है तो इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होगा, तो किस कैटेगरी में आएगा, विद्युत रोधी की कैटेगरी में आएगा। और जैसे कि आपने देखा होगा आयरन की छड़ होती है जिसमें करंट फ्लो होता है, करंट प्रवाहित होता है, विद्युत प्रवाहित होती है, उसमें क्या कहते हैं, चालक कहते हैं। तो चलिए मैं लिख देता हूँ। तो ऐसी वस्तुएं जो विद्युत प्रवाहित करती हैं चालक कहलाती हैं और ऐसी वस्तुएं जो विद्युत प्रवाहित नहीं करती हम उन्हें कुचालक या फिर विद्युत रोधी कहते हैं। अब आगे बात करने वाले हैं हम आवेशन की विधियां। किन्हीं भी वस्तुओं में आवेश किस तरह से लाया जा सकता है, किन्हीं भी वस्तुओं में आवेश किस तरह से लाया जा सकता है उसकी बात करने वाले हैं। मतलब कि हम बात करेंगे आवेशन की विधियों की। तो चलिए देखते हैं आवेशन की विधियां। तो जो किसी भी वस्तु में आवेश उत्पन्न करने के लिए दो विधि अपनाई जाती है, एक तो चालन द्वारा, दूसरा प्लेट द्वारा। चालन द्वारा कैसे होता है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जब भी कोई आवेशित वस्तु होती है, किसी आवेशित वस्तु को जैसे माना कि ये आवेशित वस्तु है, इस वस्तु को हम क्या करेंगे, इस वस्तु के पास में लाएंगे, इसे स्पर्श कराएंगे। तो जब किसी आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के साथ जोड़ दिया जाता है तो अनावेशित वस्तु का जो आवेश होता है, अनावेशित वस्तु में जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पाए जाते हैं वो सभी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इसके दो सिरों में एकत्रित हो जाएंगे, इसके दो सिरों में एकत्रित हो जाएंगे। यदि इसके ऊपर क्या है, प्लस का आवेश है, मतलब ये धनावेश है, तो इसके इस तरफ ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा और इस तरफ धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो इस तरह से आवेश उत्पन्न किया जाता है चालन के द्वारा। किन्हीं भी दो वस्तुओं को जब आपस में जोड़ा जाता है तो अनावेशित वस्तु में विपरीत आवेश उत्पन्न हो जाता है। ये क्या जाता है अचालन द्वारा आवेशन। अब आता है प्रेरण द्वारा आवेशन। इसके माध्यम से क्या किया जाता है कि एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु के थोड़ी सी दूरी में रखा जाता है, जिससे क्या होता है कि सामने वाली वस्तु में आवेश ऑटोमेटिक धीरे धीरे प्रेरित हो जाता है। और ये आवेश तब तक रहता है जब तक कि ये वस्तु को इसके पास रखा जाता है। इसके बाद ये आवेश खत्म हो जाता है। जैसे ही इस वस्तु को, आवेशित वस्तु को हम इस वस्तु से दूर ले जाएंगे तो ये अनावेशित वस्तु फिर से अनावेशित हो जाएगी। तो ये होता है आवेशन के प्रकार। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।